नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और हम देख रहे हैं उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, जो कि परीक्षा वाणी का अध्याय नंबर 1 है। और पिछली वीडियो में हमने इसका कुछ पार्ट कवर किया था, और आज की वीडियो हम राज्य प्राप्ति आंदोलन के सहित से हम आगे को पढ़ेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। परीक्षा वाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो वीडियो है कांस्टेबल ओरिएंटेड होगी, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेबल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी भी आप मेरे से लिख के ले सकते हैं कि अगर उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आएंगे तो परीक्षा वाणी से कम 35 से 36 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज़। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और पढ़िए परीक्षा वाणी को, और इन वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीद देख रहे हैं। तो आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा जाता है धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह सरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह व सलीम अहमद शहीद हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है धर्मानंद और परमजीत सिंह किस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो 1 सितंबर 1994 के खटीपा आंदोलन में आपको। और ये काफ़ी और इम्पोर्टेंट कि धनपत सिंह और मदन मोहन मंगमई और ये किस आंदोलन में शहीद हुए थे। और इसमें ये भी आता है कि हंसा धमाई या बिलमती चौहान तो किस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो 2 सितंबर 1994 के मसूरी कांड में। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हंसा धमनाई और बिलमती चौहान वाला काफ़ी बार पूछा गया है। और इसमें ये भी याद रखिए कि पुलिस उपाध्यक्षक उमाशंकर त्रिपाठी शहीद हुए थे। तो 2 सितंबर 1994 के मसूरी कांड में हुए थे, आपको याद रखना है। और रविंद्र रावत और गिरीश कुमार भद्री और सरेंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, ये शहीद हुए थे रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। तो डेट भी पूछी जाती है कि मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1994 को। और हमें याद रहना चाहिए कि खटीमा कांड कब हुआ था, 1 सितंबर 1994 को। और फिर 2 सितंबर 1994 को हुआ था मसूरी कांड। ये राज्य आंदोलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और राजेश रावल और दीपक बल्दिया ये किस आंदोलन में शहीद हुए थे, किस घटना में शहीद हुए थे। तो ये हुए थे 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में, ये पूछा जाता है। और प्रताप सिंह बिष्ट जी शहीद हुए थे 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ये काफ़ी बार पूछा गया है। यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस एग्जाम में। ये हुए थे 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में। और श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो 10 नवंबर 1995 को। आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं। ये है भौगोलिक संरचना व प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड हम यहाँ पर वन लाइनर देखेंगे। और जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम अक्षांशीय स्थिति, अगर किसी भी देश या किसी भी जगह को हमें उसका पता लगाना है कि कहाँ पे है, तो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अक्षांशीय स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 तक। और देशांतरी विस्तार है हमारा, देशांतरी स्थिति है पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 तक। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे राज्य की जो लंबाई है ये देखी जा रही है पूर्व से पश्चिम, यह है 358 किलोमीटर। और राज्य की जो चौड़ाई है वो है 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। यानी उत्तर से दक्षिण ऐसे उत्तराखंड की बात करें ये हो जाएगा 320, और ऐसे में हमारे राज्य क्योंकि आयताकार है तो ऐसे में हो जाएगा 358 किलोमीटर। ये हो गया पूर्व से पश्चिम की तरफ को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई, इसको याद रख लीजिए 625 किलोमीटर, ऑप्शन में आ सकता है। और राज्य की स्थिति है उत्तर पश्चिम में है, ये भी आ सकता है। और राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में हम क्षेत्रफल आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऐसे क्वेश्चन। और कि देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ऐसे भी इसको याद रखिए, आ सकता है एग्ज़ाम में। और राज्य के कुल क्षेत्रफल में जो पर्वतीय भाग है वो कितना है, आप इसको याद रखिए नंबर को 46,035 यहाँ पे। और क्या कहते हैं कितना, ये जो हो जाएगा 86.07।
जो भाग है उत्तराखंड का वो पर्वतीय है, आप इसको याद रखिए। और 13.93 भाग जो है मैदानी है। और उसके बाद हम देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है क्षेत्रफल वाला, और यूके पीसीएस में तो इस बार के एग्ज़ाम में आया ही था, क्या कहते हैं कि एफआरओ और उसमें लोअर पीसीएस में आया था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है किसका है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है चमोली का 80-30, ठीक है, आपको याद रखना। वर्ग किलोमीटर 8030 वर्ग किलोमीटर, और चंपावत का सबसे कम है 1770 वर्ग किलोमीटर। और घटते क्रम और बढ़ते क्रम में भी पूछा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में सबसे ज़्यादा चमोली, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर है पौड़ी। और सबसे कम में चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन, सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य जिससे सबसे ज़्यादा सीमा रखती है वह है उत्तर प्रदेश। और ये कुमाऊं का द्वार काठगोदाम, और गढ़वाल का द्वार कोटद्वार। ये सिंपल क्वेश्चन है और पर पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिए कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला जो है देहरादून है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले 5 हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक जिलों 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? पौड़ी है। ये जो पौड़ी बीचों बीच में है, और ये 7 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है, उत्तराखंड में। और ये हाँ, ये काफ़ी पूछा जाता है, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं? पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं तराई वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए, काफ़ी बार पूछा गया है। और ये भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर की पहाड़ियों को कहा जाता है शिवालिक या बाह्य हिमालय पात कहा जाते हैं, इसको आप याद रखिए। और शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन में कहा जाता था मैनाक पर्वत कहा जाता था। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की भौं, इम्पॉर्टेंट है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, मसूरी जिसे कहा जाता है पहाड़ों की रानी किस श्रेणी में स्थित है? तो ये मध्य हिमालय श्रेणी में देखने को मिलता है हमें मसूरी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में फैले दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? दूधातोली को कहा जाता है। दूधातोली कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली में देखने को मिलता है हमें दूधातोली। और दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन नदियों को याद रखिए। पश्चिमी रामगंगा, पहली आटागाड़, पश्चिमी व पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और वूनो। ये 5 नदियों जो हैं दूधातोली से निकलती हैं, और इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। ये फैला हुआ है चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में जिलों में। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे आएगा कि नंदा देवी कामेट और नंदा देवी पूर्वी क्या है? तो ये पर्वत शिखर है, आपको पता होना चाहिए। और ये ना पूछ के, अब थोड़ा सा अगर पेपर टफ बनाएगा तो ऊंचाइयाँ पूछी जाती है। जैसे राज्य की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, और इसकी ऊंचाई आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, यह है 817 मीटर, 7817 मीटर। फिर उसके बाद है कामेट 7756, 7756, और उसके बाद नंदा पूर्वी 7434, ये ऐसी याद, और माणा 72, ये आपको याद रहनी चाहिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है हमें दोस्तों, ये है फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है? ये है वृहद हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलती है हमें फूलों की घाटी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है वृहद हिमालय क्षेत्र में। और अगर हम बात करें यहाँ पे, काफ़ी वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा होती है वृहद हिमालय के ऊपरी भागों में होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलती है। और राज्य की औसत जो वार्षिक वर्षा है 150 से 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके, और राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है, हमें याद रहना चाहिए। और प्रायः दिसंबर जनवरी में क्विंटल लाइन प्राकृतिक घटना जो काफ़ी सुंदर होती है मसूरी में देखने को मिलती है,
इसको आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे दर्रे दिख रहे हैं हमें, दर्रों को देख लेते हैं। जैसे कि उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं वो हैं थांगला, मुलिंगला, नीलंग और साक चोकला। उसके बाद चमोली और पिथौरागढ़ के बीच हमें लाताधुरा, टोपी धुंगा, मारचोक और बाराहोती देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें SHU, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये हो जाएगा। SHU का मतलब क्या है? श्रीकंठ किसके बीच में मैं दिखते हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी। SHU से आप याद रख सकते हैं। और पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच है लास्पा, और ट्रेल पास देखने को मिल रहा है। BP से याद रख सकते हैं, BP ब्लड प्रेशर ट्रेल, ट्रेल का ब्लड प्रेशर हाई रहता था। BP मतलब क्या हो जाएगा? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है ट्रेल दर्रा, ऐसा आपको याद रखना है। बागेश्वर और चमोली के बीच है सुंदरडूंगा, उत्तरकाशी और चमोली के बीच है कलिंदी, और दारमा और व्यास के बीच है सिनला। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है। और जोन 4 के जिले आपको याद रहने चाहिए। जोन 4 के अंतर्गत आते हैं जो थोड़ा कम भूकंप किसके लेकर सेंसिटिव है: देहरादून, टिहरी, उत्तर काशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। और जो आते हैं अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में, वो हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत। ये हैं, आपको याद रखने हैं। और इसके बाद भूकंप मापी स्टेशन देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा चमोली में देखने को मिलता है। भूस्खलन और बाढ़ राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन जुलाई 2013 में किया था, क्योंकि इस समय काफ़ी बड़ी आपदा आई थी। और उसके बाद हम नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड और प्रपात से रिलेटेड वन लाइनर देखते हैं। जिसमें लिखा है सबसे पहले राज्य की जो प्रमुख नदियां हैं, ये हम भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टोंस, भिलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, नेयार हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य की सर्वाधिक 4 लंबी नदियां जो हैं। और ये FRO पूछा था कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है। प्रवाह के आधार पर हमें देखने को मिलती है काली नदी सबसे लंबी है, 552 किलोमीटर। उसके बाद है भागीरथी 205 किलोमीटर, फिर है अलकनंदा 195 किलोमीटर। तो सबसे लंबी कौन सी नदी है उत्तराखंड में जो बहती है? वो है काली नदी। हमने अभी पढ़ाई था 5 नदियों वाला, दूधातूली से जो निकलती हैं, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, विनो, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। और टनकपुर के बाद काली नदी का नाम शारदा हो जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहा है, सर्वाधिक प्रभाव पथ वाली नदी काली नदी हमने पढ़ लिया है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम और लंबाई, भागीरथी है, ये भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, आप कांस्टेबल के याद रखिए। 4 नवंबर 2008 का दिन था जब गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। टोंस की सुपिन शाखा निकलती है बंदरपुच के स्वर्गारोहिणी हिमनद से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आपको बताया मैंने। और उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे अब हम यहाँ पे थोड़ा सा भिलंगना की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन भिलंगना की सहायक नदी नहीं है? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी है। मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, जैसे बाल खिलावी कहते हैं। और ऐसे भी पूछा जाता है कि मेद गंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो आपको करना है भिलंगना। और यहाँ पे पंच प्रयागों के बारे में भी दे रखा है, तो पंच प्रयागों के बारे में जरा देख लेते हैं। और पश्चिमी धौली गंगा की जो सहायक नदियां हैं, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और सबसे पहले पंच प्रयागों में देख लेते हैं।
पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में द्वितीय प्रयाग जो है नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग चमोली में है, जहाँ अलकनंदा में मिलती है, यहाँ पे नंदाकिनी मिलती है यहाँ पे। तो अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है नंद प्रयाग में। और पिंडर और अलकनंदा का सब संगम जो होता है कर्णप्रयाग में होता है। और उसके बाद यहाँ पे रुद्रप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो और जो हमको पहले देखने को मिलता है अलकनंदा और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। तो आपको ऐसे याद होंगे, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहला याद करना है तो आप इसको DAV से याद कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा धौलीगंगा, अलकनंदा, ये विष्णु प्रयाग में मिल रही हैं। पहला ये हो गया, DAV से आप याद कर सकते हैं। दूसरे में है नंद प्रयाग, नान से याद कर सकते हैं, नंद प्रयाग, अलकनंदा। और ये हो जाएगा कौन सी नदी है, नंदाकिनी नदी यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे पाक से आप याद रख सकते हैं, या KP या पाक से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पिंडर अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिल रही है। पाक से आप इसे याद रखिए। और उसके बाद रुद्रप्रयाग में क्या हो रहा है, रुद्रप्रयाग को आप राम से याद रखिए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिल रही है, राम से आप इसे याद रखिए। और लास्ट में जो ये हुआ क्या कहते हैं, अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो कहाँ हो रहा है, देवप्रयाग में। DAB से आप याद रख सकते हैं, ABD से भी याद रख सकते हैं, AB डिविलियर्स, ABD, अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग, क्योंकि पूछे जाते हैं तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ऐसे ट्रिक बना के उन्हें याद रख सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। और यहाँ पे झीलों से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है, आपको याद रखना है। और किस ताल की आकृति गोल है, तो झिलमिल ताल आपको याद रखना है। चंपावत में उसकी आकृति थोड़ा गोल है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ताल है वो भीमताल है, ये त्रिभुजाकार है। और गढ़वाल का जो सबसे बड़ा ताल है वो सहस्त्रधारा है, आपको याद रखना है, अभी दिख जाएगा हमें। और किस ताल की में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई थी, तो तड़ाक ताल अल्मोड़ा में बनाई गई थी, आपको याद रखना है। और राज्य में सर्वाधिक झीलें वाला जिला जो है, तालों वाला जिला है नैनीताल, मत करके आना, ये चमोली है, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। गढ़वाल की अधिकांश झीलें जो हैं चमोली में है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल मैंने आपको बताया सहस्त्र ताल जो है, सहस्त्र ताल है तिहरीक में। और कौन सा ताल 2 कटोरे नुमा है जिसे भाई बहनों का ताल कहा जाता है, महासा ताल, काफ़ी बार पूछा गया है। किस ताल का पानी लाल होता है, तो बासुकी ताल का पानी लाल होता है। और उत्तरकाशी के किस ताल में पानी उबलता हुआ दिखने को मिलता है, तो फचकंडी मया ताल में देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए, ये रूपकुंड ताल जिसे रहस्यमयी ताल कहा जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था FRO के एग्ज़ाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रहस्यमयी ताल और कंकाली ताल भी इसे कहा जाता है, कंकाली ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैनिकों के कंकाल मिले थे, आपको याद रखना है। 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी, तो लोकपाल हेमकुंड में, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं फूलों की घाटी का नाम स्माइथ के किस बुक से पढ़ा, मतलब एक द वैली ऑफ फ्लावर्स।
और फूलों की घाटी में फूल मिलते हैं, लगभग 500 प्रकार के फूल मिलते हैं। और फूल खिलने का समय, हर समय फूल नहीं देख लें। जुलाई के फर्स्ट वीक से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको बहुत ज़्यादा फूल देखने को मिलेंगे। अगर आप कभी जाएँ तो जुलाई के फर्स्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाएँ तो आपको बहुत अच्छे फूल देखने को मिलेंगे। और किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो बगजी चमोली, आपको याद रखना है, बुग्याल में हम देख रहे हैं। और किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है दायरा उत्तरकाशी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कीइंग मतलब ऐसी आइस से रिलेटेड गेम्स होते हैं तो उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। किस पर्वतारोहिणी दायरा बुग्याल को मानचित्र में लाने का कार्य किया था? तो चंद्रप्रभा वाल जी ने किया था। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्य में कई वनस्पतियों की खेती की जाती है, जैसे अफीम, कुटकी, पायरेथियम, जेरेनियम, बार्ली, सतवा, तुलसी, जैट्रोफा। तो इन वनस्पतियों की खेती की जाती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे हर्बल गार्डन की स्थापना की गई मुनि की रेती ऋषिकेश में। और ये एक इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम 1884 में कर दिया था इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल। और 1906 में जो FRI की स्थापना है फॉरेस्ट स्कूल का नाम हो गया था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपसे पूछा जा सकता है 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम क्या हो गया था? तो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था। तो यहाँ पे आ गया है टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन के उद्देश्य थे नए वन कानून को समाप्त करना। तो तिलाड़ी रवाई की घटना हो गई थी 30 मई 1930 में। और नरेंद्र शाह उस समय शासक थे। तो नए वन कानूनों को समाप्त करना लोगों का यहाँ पे मांग थी। पर यहाँ पे चक्रधर जुयाल, जिसे क्या कहते हैं, किसकी संज्ञा दी जाती है? उत्तराखंड की जनरल डायर की। तो उसने यहाँ लोगों पे गोलियां चला दी थी और जो लोग बैठे हुए थे। और इसे उत्तराखंड का जलियांवाला भी कहा जाता है। इसे तिलाड़ी रवाई कांड को 30 मई 1930 को हुआ था। काफ़ी बार पूछा गया है। ये देखो, तिलाड़ी आंदोलन के संबंध में किस तिथि को शहीद दिवस मनाया था? 30 मई को। 30 मई 1930 आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड का जलियांवाला बाग यानी तिलाड़ी रवाई कांड हुआ था। चक्रधर जुयाल ने यहाँ गोलियाँ चला के दी थी लोगों पे, आपको याद रखना है। और बहुगुणा जी ने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। काफ़ी बार पूछा गया हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसने दिया? तो ये दिया था बहुगुणा जी ने, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। और पेपर में पक्का आएगा, आप देख लीजिए। और डूंगी पंतोली चमोली में जो आंदोलन था, वह आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध था? तो बांज के वृक्ष के लिए था। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 80 के दशक में औफरखाल गांव पौड़ी में युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो पानी राखो आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था। और यहाँ पे जो सच्चिदानंद भारती ने किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकाया था? तो दुधातोली लोक विकास संस्थान। और वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में चला था टिहरी के भिलंगा क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला था? रक्षा सूत्र आंदोलन। कहाँ चला था रक्षा सूत्र आंदोलन? टिहरी में। और कब चला था? 1994 में। किस लिए चला था? वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। गढ़वाल के क्षेत्र में 1996 में मैती आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था ये अभी जो एग्जाम हुए थे उनमें। कल्याण सिंह रावत जी ने किया था। किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियाँ ही शामिल होती है? तो मैती आंदोलन में होती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, विगत 30 वर्षों के अधिक परिश्रम से कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी ने, जिन्हें जंगली के नाम से भी जाना जाता है, ने तैयार किया था। मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया गया था। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जा रहा है, क्या कहते हैं, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है वृक्ष मानव? क्यों? क्योंकि 1950 से वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने का इन्होंने काम किया था और काफ़ी वृक्षारोपण किया।
और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलता है कि राज्य में सबसे ज़्यादा वृक्ष किसके देखने को मिलते हैं, तो उसका सही आंसर है चीड़ के वृक्ष सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप वन फॉरेस्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विद्यालयी छात्रों द्वारा सूर्यदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है 25 जुलाई को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। और देहरादून चिड़ियाघर की जगह पहले था मानसी डियर पार्क था। मानसी डियर पार्क कहाँ है, तो देहरादून में ही आपको ये करना है। और गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान जो है नैनीताल में है। जो नैनीताल की जू का नाम है वो नैनीताल जू का नाम है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान। और राज्य में राष्ट्रीय उद्यान हमें 6 देखने को मिलते हैं, कॉर्बेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गवर्नर हैली के नाम पर 1936 में नैनीताल में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया, पर 1957 में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये बार बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। कहाँ है, नैनीताल में। पहले हैली नाम पड़ा था, उसके बाद क्या रखा था, रामगंगा, और उसके बाद हो गया 1957 में। ये भी याद रखना आपको, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इंपॉर्टेंट है, स्थापना हुई 1936 में और फिर जिम कॉर्बेट नाम पड़ा 1957 में। डेट भी पूछी जाती है क्योंकि एग्ज़ाम में, और ये तो पक्का पूछी जाएगी 1956 में स्थापना वाली। और सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, यहाँ बाघ देखने आते हैं लोग। और कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 1973 में, और प्रोजेक्ट टाइगर जब चला था 1973 में चला था, तो उसमें शामिल कर दिया गया था। और 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है चमोली में स्थित है, आपको याद रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी, और सर्वाधिक हाथियों और 12 सिंगा वाला स्थान जो है, मतलब उद्यान है, वो भी राजाजी है। और यहाँ पे देखते हैं कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है फूलों की घाटी चमोली। और काफ़ी कम क्षेत्रफल, इसका सबसे कम क्षेत्रफल है। सबसे पुराना, सबसे नया यहाँ पे कॉर्बेट और गंगोत्री दिया गया है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों वाला जिला चमोली है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वाला पूछा था। सबसे बड़ा, सबसे छोटा आपको पता ही है, गंगोत्री सबसे बड़ा और फूलों की घाटी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और इनमें अब हम राज्य में चूना पत्थर मिलता है, ये मिलता है देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी जिलों और चमोली में मिलता है। अब हम खनिज से रिलेटेड देख रहे हैं। देहरादून में मंदारम और बारकोट क्षेत्र में मिलते हैं अच्छे किस्म के चूना पत्थर, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा सीमेंट में किया जाता है। और जो मैग्नेसाइट होता है, मैग्नेसाइट में उत्तराखंड नंबर 1 है, और सबसे ज़्यादा चमोली में देखने को मिलता है। और ये तांबा हमें चमोली में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। रॉक फॉस्फेट देहरादून में, डोलामाइट देहरादून में काफ़ी ज़्यादा खनिज देखने को मिलता है, जैसे बेराइट में भी नंबर 1 है। और सोप स्टोन देखने को मिलता है अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा। ये हो गया। और हमने देखा था यहाँ पे 86.07% जो भाग है हमारा पर्वतीय है। और राज्य में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, तराई मृदा, भावर मृदा, तरशरी मृदा, क्वार्टजाइट मृदा, ज्वालामुखी मृदा और दोमट मृदा देखने को मिलती है। ये प्रमुख मृदाएं हैं, मतलब मिट्टी। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, राज्य की सबसे पुरानी नहर जो है ऊपरी गंगा नहर है, ये बनी 1842 से 54, आपको इसको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आप पढ़ते रहिए मस्त करके।
अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।